चलिए, आई एम ऑडिबल, ऑडिबल है तो देखिए ठीक है, स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब ऐसा है कि काइनेमेटिक्स हम शुरू कर रहे हैं इस नीट के बैच में। आज के लेक्चर से उसको देखते रहिएगा, है ना। आज के लेक्चर से काइनेमेटिक्स हम शुरू कर रहे हैं नीट के बैच में। और जैसा हमने पहले कहा था कि अब हम ऐसे साइक्लोस्टाइल नोट्स इसके ऊपर नहीं रख के समझाएंगे, ठीक है ना। अब हम अपने मन से समझाएंगे और आपके पास साइक्लोस्टाइल नोट्स है। साइक्लोस्टाइल नोट्स आप देख लीजिएगा और कॉन्सेप्ट्स मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। और कॉन्सेप्ट समझाने के बाद हम सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे। बात समझ में आ रही ना। अब मैं खुद से पूरी पूरी थ्योरी यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो जो रिलेवेंट थ्योरी है, जो जो डिजायर्ड थ्योरी है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, उसको हम डिस्कस करने आ रहे हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। और उसके बाद सीधे उनके क्वेश्चंस को करेंगे। गर्मी कुछ आज ज़्यादा लग रही है, एसी चल रहा है ना। चलिए देखिए, हाँ नहीं नहीं 16 पे है, देखिए तो इधर देखिए। तो बात समझ में आई। नोट्स आप लोग के पास है, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ और फिर सीधे क्वेश्चन पे आएंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि मैं यहाँ शुरू करने जा रहा हूँ, जो चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ उसका नाम है काइनेमेटिक्स। चैप्टर का नाम है काइनेमेटिक्स, ठीक है। चैप्टर का नाम है काइनेमेटिक्स, ठीक है। तो जो लोग एकदम नए हैं, आप ही हैं बस, तो उनको क्या करना है कि पुराने वीडियोस को लाइन से देख लेना है, ठीक है ना। पुराने वीडियोस को लाइन से देख लीजिए। और ये एकदम नया है, ये एकदम फ्रेश है, पुराने से कोई कनेक्शन नहीं है। बहुत हल्का फुल्का कनेक्शन होगा, ना के बराबर कनेक्शन है। ये एकदम फ्रेश है, यहाँ से आप हम लोग के साथ चल चलिए। जिस दिन आप आए उसी दिन इसकी शुरुआती हो रही है, तो हम लोग के साथ चल चलिए, यहाँ के सवाल लगाइए। और पुराना जो 2 चैप्टर हुआ है, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, चलिए अंदर जाइए। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट और साथ में वेक्टर्स और मैथमेटिकल टूल, वो पुराने वीडियो को लाइन से देखिए, ठीक है ना। भले नंबरिंग नहीं सही है, मैं मानता हूँ कि नंबरिंग नहीं सही है, तो नंबरिंग को आप क्या करिए कि नंबरिंग गलत है लेकिन जैसे अपलोड हुआ है वो सही है, तो लाइन से अपलोड वाला देखते आइए, लाइन से अपलोड देखते आइए। और धीरे धीरे उसमें हम लोग डिस्क्रिप्शन भी दे देंगे, टाइम नहीं मिल पा रहा है इसलिए ऐसा है, ठीक है ना। जैसे जैसे अपलोड हुआ है वही सीरीज है, लाइन से देखना चाहे तो वैसे देख सकता है, ठीक है ना। लेक्चर नंबर 1 2 पे मत जाइए, वो तो जल्दी, अब जल्दीबाजी में आगे पीछे हो गया है, ठीक है ना। तो चलिए, अब देखिए काइनेमेटिक्स में स्टार्ट कर रहा हूं। तो कोई भी बात अगर स्टार्ट करने हम जाते हैं तो सबसे पहली बात ये होती है कि उसका मतलब क्या है। सबसे पहली बात क्या होती है, उसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले देखिए, इसकी डेफिनेशन दे रहा हूं, इसकी मैं डेफिनेशन दे रहा हूं काइनेमेटिक्स की। काइनेमेटिक्स से हम समझते क्या है, काइनेमेटिक्स से हमारा तात्पर्य क्या है। व्हाट इज काइनेमेटिक्स, व्हाट डू वी एग्जैक्टली अंडरस्टैंड बाय काइनेमेटिक्स। तो एकदम सिंपल बता दे रहा हूं इसके बारे में। काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ द मोशन, ठीक है ना। काइनेमेटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ इट्स मोशन। मोशन क्यों हो रहा है इससे हमारा मतलब नहीं है, मोशन हो रहा है, मोशन का एक्सेलरेशन क्या है, मोशन की वेलोसिटी क्या है, मोशन का डिस्प्लेसमेंट क्या है, मोशन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है। बात समझ में आ रही है बेटा, समझ में आ रही है। ये सारी बात हमको पढ़ना है, ठीक है बेटा। तो लेकिन मोशन क्यों हो रहा है, क्या रीजन है मोशन का, इसके बारे में हमको इस पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। मोशन होता है बेसिकली फोर्स की वजह से, तो फोर्स पे हमको ध्यान नहीं देना है, हमको सिर्फ मोशन की स्टडी करनी है, ठीक है बेटा। क्लियर है, ठीक है ना। तो एक बात और भी है कि क्या कहते हैं, फोर्स के बारे में स्टडी हम लोग करेंगे। फोर्स के बारे में स्टडी हम लोग कब से करेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से। चलिए बैठिए, जल्दी से आइए। आप भी नए हैं तो एक बार जल्दी से मैं बता दे रहा हूँ। इधर देखिए, काइनेमेटिक्स चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, यहाँ से एकदम नया है, यहाँ से आप हम लोग को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले काइनेमेटिक्स में मैंने बताया कि मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, काइनेमेटिक्स से हमारा तात्पर्य क्या है, क्या मतलब है। काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ इट्स मोशन। मतलब हम मोशन के कॉज पे नहीं जाएंगे, मोशन क्यों हो रहा है इससे हमारा मतलब नहीं है, मोशन हो रहा है बस हमारा मतलब इसी से है। मोशन की स्पीड क्या है, मोशन का एक्सेलरेशन क्या है, मोशन का डिस्टेंस क्या है, मोशन का डिस्प्लेसमेंट क्या है, यही सब हम स्टडी करेंगे। जिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में हम ये सब स्टडी करेंगे उसी को काइनेमेटिक्स कहते हैं, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन।
कॉज ऑफ मोशन या फोर्स के बारे में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से हम आएंगे, ठीक है ना। यही पहली बात मैंने अब तक बताई है। अब आगे से चलिए, ठीक है। और आप दोनों लोग के लिए, जो लोग नए हैं, ये एकदम शुरुआत है। अच्छा हुआ कि आप यहाँ से इसी दिन आए, ठीक है ना। तो यहीं से एकदम शुरुआत है, लाइन बाय लाइन, कड़ी बाई कड़ी मिलाते आइए। और पुराने जो 2 चैप्टर आप लोग के छूटे हैं, वो लाइन से वीडियो देखिए तो वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और जो डाउट हो वो पूछ लीजिएगा, कुछ दिन बाद उसको रिवाइज करेंगे तो आप लोग साथ में आ जाएंगे। बात समझ में आ रही ना। तो अब आप देखिए, सबसे पहले मैं यहां लिख दूं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द बॉडीज without considering the cause of motion, ठीक है ना। इसी को हम कहते हैं काइनेमेटिक्स। अब सबसे पहली बात, कोई चैप्टर होता है तो उस चैप्टर में कुछ फाइन कॉन्सेप्ट्स होते हैं, 10 12 15 कॉन्सेप्ट्स हर चैप्टर में होते हैं। सबसे पहले हम उन कॉन्सेप्ट्स को बहुत बढ़िया से ब्रशअप करते हैं, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं, और फिर हम प्रॉब्लम्स पे आते हैं। और जब हम प्रॉब्लम्स पे आते हैं तो हमारे सारे प्रॉब्लम लग जाते हैं, अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो। बात समझ में आ रही है। तो इसमें रिलेवेंट कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं, पहले एक बार मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ। इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, पहले एक बार मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। और फिर धीरे धीरे एक एक दो दो बातों को उठाता जाऊँगा और आप लोग को बढ़िया से समझाता जाऊँगा। बात समझ में आ रही है बेटा। तो सबसे पहले मैं इसका ब्रेकअप दे दे रहा हूँ। जैसे हर हर देखिए, आपकी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में कुल 10 यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स हैं, ठीक है ना। एक बार मैं बता चुका हूँ, सबका नाम ले चुका हूँ। हर यूनिट में करीब करीब 3-4 चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। और हर चैप्टर में करीब 8 से 10 कॉन्सेप्ट्स हैं। वो कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, फर्स्ट गो में ही होने चाहिए। कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी ना अगर नहीं है तो ये टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, ये टॉलरेट नहीं करने लायक है, ठीक है ना। हाँ, प्रॉब्लम्स कुछ नहीं लगते हैं तो चलेगा, प्रॉब्लम्स तो किसी से भी फंस सकते हैं। पहली बार में अगर कुछ कम भी प्रॉब्लम्स लगते हैं तो वो चलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है, इससे क्या समझते हैं, क्या क्या इस चैप्टर के अंदर कंटेंट है, हर कंटेंट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, अगर ये आप नहीं समझते हैं तो ये टॉलरेट नहीं किया जा सकता है। हाँ, पहली बार में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आपके फंस जाते हैं तो ये कोई वैसी बुराई नहीं है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। देखो बेटा, आगे चलो। सॉरी मैं सबसे पहले इसमें बता रहा हूं क्या क्या आपको पढ़ना है। सबसे पहले इस चैप्टर में आपको पढ़ना है रेस्ट एंड मोशन। ये आपने क्लास 9-10 में भी पढ़ा होगा, ये आपने क्लास 9-10 में भी पढ़ा होगा। बात समझ में आ रही है। दूसरी बात आपको पढ़ना है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में भी आपको भी क्लियर कर देंगे। फिलहाल मैं बता रहा हूं क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। तीसरी बात जो आपको पढ़ना है, मोशन इन 1D। क्या पढ़ना है, मोशन इन 1D, यानी वन डायमेंशनल मोशन। पैर अंदर करिए। तीसरी बात आपको पढ़ना है मोशन इन 1D, यानी कि वन डायमेंशनल मोशन। बात समझ में आ रही बेटा। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट चीज देखिए जो आपको पढ़ना है, वो है मोशन इन 2D, यानी कि 2 डायमेंशनल मोशन, ठीक है ना। मोशन इन 1D यानी कि वन डायमेंशनल मोशन, मोशन इन 2D यानी कि 2 डायमेंशनल मोशन, ठीक है ना। उसके बाद इस चैप्टर में और जो बातें हैं वो यहां देख लीजिए। वो इस तरीके से है कि रिवर बोट प्रॉब्लम करके आता है, रिवर बोट प्रॉब्लम, ठीक है ना। जब इस पे आएंगे तब डिटेल में इसके बारे में बताएंगे। फिलहाल केवल आपके दिमाग में ये बता दे रहे हैं कि क्या क्या आपके इस पार्ट में है, फिर ना, ठीक है। फिर एक एक पार्ट को एक एक पीरियड लग जाएगा रिवर रोड प्रॉब्लम को समझाने में, और इस पे बेस्ड 15-20-30 सवाल लगाने में लाइन से, एक पीरियड तो इसी में लग जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको बता रहे हैं ये आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी
इन 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन, ये आपको पढ़ना है। ये आपका मेजर डिवीजन ऑफ दिस टॉपिक है। काइनेमेटिक्स का मेजर डिवीजन क्या है, ये आपके सामने बोर्ड पे है, ठीक है ना। तो ये जो आपके सामने बोर्ड पे है ये मेजर डिवीजन है, ठीक है ना। मोशन इन 1D के ज्यादातर कंसेप्ट वही हैं जो आपने क्लास 9-10 में पढ़े हैं। ज्यादातर क्या, सारे के सारे कंसेप्ट वही हैं। सिर्फ ग्राफ के प्रॉब्लम्स कुछ टिपिकल हैं, ग्राफ में कुछ नई बातों को ऐड करना है, नहीं तो मोशन इन 1D के सारे कंसेप्ट वही हैं जो आप क्लास 9-10 में पढ़ चुके हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी स्पीड, समझ में आ रहा है बेटा। एक्सेलरेशन, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये सारी वही बातें हैं जो आप 9-10 में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। इक्वेशंस ऑफ मोशन, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, ये सब आप पढ़ चुके हैं 9-10 में। फर्क सिर्फ इतना होगा कि 11th में जो क्वेश्चंस होंगे उनका लेवल बहुत अच्छा होगा, कंसेप्ट्स वही होंगे, बेसिक्स वही होंगे, लेकिन उन बेसिक्स पे जो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो 9-10 से बहुत अच्छे लेवल के होंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा। बात समझ में आ रही ना, एकदम क्लियर है हर बात। देखिए दिमाग में, मस्तिष्क में हर बात एकदम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। क्या आप कर रहे हैं, कैसे आप कर रहे हैं, और बाकी तो मैंने बता ही दिया। आप मेडिकल के हैं ना, दोनों ही लोग मेडिकल के हैं ना। अच्छा आप, चलिए तो अब ये कंसेप्ट्स के बाद जितने ही प्रॉब्लम है सारे, मतलब लाइन से हम लोग मॉड्यूल डिस्कस कर रहे हैं, कुछ भी स्किप नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपका मोटा मोटा ब्रेकअप है, ठीक है ना। अब मोशन इन 1D और मोशन इन 2D से वो थोड़ा सा समझ लीजिए, इसका मतलब क्या होता है। जैसे अगर कोई पार्टिकल इस प्रकार से मूव करती है कि उसके मोशन में केवल x, केवल y या केवल z कोऑर्डिनेट चेंज होता है, तो इस प्रकार के मोशन को कहते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन। बात समझ में आ रही है। जैसे आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं तो आपके पोजीशन का केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, ठीक है ना। अगर आप x एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहे हैं तो केवल x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, अगर y एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहे हैं तो केवल y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, और अगर z एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहे हैं तो केवल z कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, ठीक है ना। जब भी कोई बॉडी या पार्टिकल इस प्रकार से मूव करती है कि इसके पोजीशन का केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है, तो उसको हम कहते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन। जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन हुआ, आप सीधी रेखा में चल रहे हैं तो क्या है, मोशन इन 1 डायमेंशन, ठीक है। ट्रेन सीधी रेखा में चल रही है तो क्या है, मोशन इन 1 डायमेंशन। लेकिन अगर कोई बॉडी इस प्रकार से मूव करती है कि उसके x और y दोनों कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, तो हम कहते हैं कि वो मोशन इन 2D करती है, मोशन इन 2D करती है, ठीक है ना। जैसे 100 मीटर की सीधी रेस दौड़िए तो वो क्या होगा, मोशन इन 1D, ठीक है ना। और फुटबॉल ग्राउंड पे फुटबॉल खेलिए तो क्या होगा, मोशन इन 2D। कभी आप वहाँ हैं, कभी आप वहाँ हैं, एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट आपके चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। और फुटबॉल खेलते खेलते एक बार रोनाल्डो की तरह से उछल के पीछे मार दीजिए तो मोशन इन 3D, उस समय आपका एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट तीनों चेंज हो रहा है। बात समझ में आ रही है। जब एरोप्लेन दौड़ता है तो रनवे पर सीधे मोशन इन 1D, जब वो आकाश में आ जाता है, जब वो ऊंचाई की ओर जाता है तो मोशन इन 3D, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट तीनों चेंज हो रहे हैं। और जब वो एक फिक्स ऊंचाई पे आके उड़ने लगता है तो मोशन इन 2D, केवल एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं और जेड कोऑर्डिनेट नहीं चेंज हो रहा है। जब ऊपर नीचे डिप मारेगा तो फिर मोशन इन 3D। बात समझ में आ रही है। एक मक्खी उड़ते हुए इस कमरे में आती है तो क्या है, मोशन इन 3D, मोशन इन 3D। टीटी सीधे जा रही है, मोटी मोटी बात बता रहे हैं, मोटी मोटी बात, अभी डिटेल में, अभी उस पर आपका दिमाग तो बने कि इसका मतलब क्या है, फिर प्रश्नों को लगाएंगे तो चीज़ें और अच्छी होती जाएंगी। डेफिनेशन मैंने आपको बता ही दिया कि अगर कोई बॉडी इस प्रकार से मूव करती है, केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है एक्स, वाई या जेड, तो मोशन इन 1D कहेंगे। अगर दो कोऑर्डिनेट चेंज होता है तो कहेंगे मोशन इन 2D। मोशन इन 2D मतलब मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन 1D मतलब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन 3D मतलब मोशन इन अ स्पेस। मेरी बात समझ में आ रही है ना, क्लियर है बेटा। अब इतना बात बताने में तो 2 ही मिनट लगा, लेकिन अब मोशन इन 1D जब हम पूरा करेंगे तो कम से कम 100 सवाल हो जाएंगे और 2-3 पीरियड हो जाएगा।
क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत हैं, तो क्वेश्चन लगाइए। आईआईटी वाले में मैं ख़त्म कर चुका हूँ, आईआईटी वाले में मोशन इन 1D मैं ख़त्म कर चुका हूँ, ठीक है ना। उसमें एएलपी के प्रॉब्लम्स बाकी हैं, तो शायद कल से हो जाएंगे, कल परसों से उसको लोड करना, मतलब बताना और रिकॉर्ड करना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। अब मोशन इन 1D मैंने चालू किया है इस बैच में, नीट वाले बैच में, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट्स वही हैं, बेसिक्स वही है, जो यहाँ है वो वहाँ पे है, ठीक है ना। बस वहाँ पे वो वाली शीट फॉलो कर रहे हैं और यहाँ पे एलन वाली फॉलो कर रहे हैं, यही फ़र्क है बस। बात समझ में आ रही ना। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ देखिए, और एक बात और भी है कि जेई मेंस का जो लेवल है करीब करीब नीट का लेवल वही है, नीट का लेवल वही है जो जेई मेंस का है। और जो आपका एलन वाला मॉड्यूल है उसमें तो आप मान के चलिए कि वो जेई मेन से भी थोड़ा ज़्यादा लेवल है जो नीट वाला मॉड्यूल है, और उसी को 100% फॉलो कर रहे हैं। तो बेसिक्स बनाने के लिए ये ज़्यादा बेटर है, और एडवांस वाले भी कर लिए, ये भी कर लिए, तो पूरा हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब हम धीरे धीरे एक एक बात पे चलते हैं। अब क्या करते हैं, धीरे धीरे एक एक बात पे चलते हैं। तो अब आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रेस्ट एंड मोशन, वही सारी बात मैं बताऊंगा जो आपने क्लास 9-10th में पढ़ी है। देखिए आप कितना रिकॉल कर पाते हैं। सबसे पहली बात बताइए, हाथ उठाइए, रेस्ट एंड मोशन से आप लोग क्या समझते हैं। रेस्ट एंड मोशन से आप लोग क्या समझते हैं, जरा हाथ उठाइए। 9-10th की बात है, सबको उठाना चाहिए। थोड़ा इनको जांच लिया जाए, खड़े होइए। और जो मूव कर रही है वो मोशन में होती है ना। आप रेस्ट पे हैं कि मोशन पे इसमें, तब आपने 9-10th का बढ़िया से समझा नहीं है, सीधी सी बात है। सीधी सी समझा तो आप लोगों ने भी नहीं था, लेकिन मैंने समझा दिया इसके पहले। बैठ जाइए, चलो बेटा बताओ तो। बेटा देखिए, बातें सब आप सही बोल रहे हैं, खिचड़ी नुमा आंसर मत दीजिए। हम्म। अब सही बात आपने बोली है, अप्रोप्रिएट बात बोला करिए ना। हाँ, जब एक बार बता दिया गया आप लोग को, तो आप लोग एकदम अप्रोप्रिएट बोलिए। इनसे तो चलेगा कि भाई ये नहीं है आज। देखिए मैं बता रहा हूँ, अ बॉडी, बैठ जाइए, वेरी गुड। अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट, अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट when it does not changes its position with respect to its surrounding with respect to time। अगर समय के साथ अपने अगल बगल अगल बगल के रिस्पेक्ट में आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं, तो ये कहा जाएगा कि आप रेस्ट पे हैं। और समय के साथ अपने सराउंडिंग, अपने इन्वायरमेंट, यानी अपने अगल बगल के रिस्पेक्ट में आप अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, तो ये कहा जाएगा आप मोशन में हैं, ठीक है ना। वही जो परिभाषा इन्होंने दी, अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट when it does not changes its position with respect to time with respect to its surrounding, whereas if it changes its position with respect to its time with respect to its surrounding, then it is said to be in motion। बात समझ में आई, ये बात क्लियर है। अब जैसे मान लीजिए इनके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पे है, इनके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पे है, क्योंकि अपनी पोजीशन को विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग ही चेंज नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे मूव कर रहा हूं, तो मेरे रिस्पेक्ट में वो मोशन में है, भले वो बैठी हुई हैं, लेकिन मेरे रिस्पेक्ट में वो मोशन में है, ठीक है ना। और उनके रिस्पेक्ट में मैं भी मोशन में हूँ। बात समझ में आ रही है ना। तो ये है ये है मोशन। और रेस्ट क्या है, जब वो पोजीशन नहीं चेंज करती है, ठीक है ना। एक बात और भी है कि रेस्ट और मोशन क्या होते हैं, रेस्ट और मोशन क्या होते हैं, एक रिलेटिव टर्म होते हैं। कैसे टर्म होते हैं, रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म का मतलब होता है तुलनात्मक टर्म, किसी की तुलना में बॉडी रेस्ट पे होती है या मोशन पे होती है। बात समझ में आई। इस समय आप रेस्ट पे हैं कि मोशन में हैं, बताइए। हम्म।
आप दोनों में हैं, आप रेस्ट में भी हैं, आप मोशन में भी हैं। 9th में सब बताया जाता है। कैसे, जरा बताइए, कैसे जरा बताइए। अगर इनसे तुलना करेंगे, योगी सर से तुलना करेंगे, तो क्या होगा, आप किस पे होंगे, रेस्ट पे होंगे। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर आउटर स्पेस से आपको ऑब्जर्व किया जाएगा, तो चूंकि अर्थ ही मूव कर रही है तो आप मोशन पे हैं, अर्थ मूव कर रही है तो आप भी मूव कर रहे हैं ना। तो अगर आउटर स्पेस से ऑब्जर्व करेंगे तो आप मोशन पे हैं। तो मतलब एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम अ पर्सन कैन बी एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन। इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रॉम वेयर वी आर मेकिंग द ऑब्जर्वेशन। आप कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप किस जगह से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, इस बात पे डिपेंडेंट होता है कि आप रेस्ट पे हैं या मोशन पे। रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं होते हैं, ये एक रिलेटिव टर्म होते हैं, ये रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करते हैं। बात समझ में आ गई। जैसे मान लीजिए, रिलेटिव और एब्सोल्यूट का अंतर समझिए। रिलेटिव क्या है, एब्सोल्यूट क्या है। काला गोरा सुंदर कुरूप लंबा छोटा अमीर गरीब, ये सब कैसे टर्म है, रिलेटिव टर्म है। ये सब कैसे टर्म है, रिलेटिव टर्म है, तुलनात्मक, किसी की तुलना में। बात समझ में, किसी की तुलना में। और एब्सोल्यूट क्या है, जैसे मैं बोलूं कि आपकी हाइट कितनी है, तो जो भी हाइट होगी वो परफेक्ट होगी, चाहे मैं नापूं चाहे आप नापे चाहे कोई भी नापे, 5 फुट 8 इंच 9 इंच 10 इंच जो भी होगा, एक परफेक्ट हाइट होगी ना, चाहे कोई भी नाचे। लेकिन मैं पूछूं कि इनकी हाइट कैसी है, तो ये एक सब्जेक्टिव आंसर है। ये कैसा आंसर है, सब्जेक्टिव आंसर है। कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। अब अमिताभ बच्चन से कंपेयर करिएगा तो हाइट छोटी मिल जाएगी, खली से कंपेयर करिएगा तो हाइट छोटी मिल जाएगी, चाइनीज लोगों से कंपेयर करिएगा तो हाइट अच्छी मिल जाएगी। तो ये एक रिलेटिव टर्म है, ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। जैसे इस ब्लैक बोर्ड का कलर क्या है, ब्लैक। ये कोई भी कहेगा, किसी से भी पूछेंगे तो ब्लैक कहेगा। लेकिन अगर मैं ये क्वेश्चन कर दूं कि इस ब्लैक बोर्ड का कलर कैसा है, किस तरह का है, तो ये सब्जेक्टिव आंसर हो गया। ये डिपेंड करेगा कि कोई कहेगा बहुत अच्छा है, कोई कहेगा ठीक ठीक है, कोई कहेगा शानदार है। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो ये रिलेटिव एब्सोल्यूट का अंतर समझ गए, अंतर समझ गए। तो रेस्ट और मोशन क्या होता है, एक रिलेटिव टर्म होता है, एक एब्सोल्यूट टर्म नहीं होता है, एक तुलनात्मक टर्म होता है। बात समझ में आई। आपका रेफरेंस फ्रेम चेंज होगा तो आप रेस्ट, एक ही व्यक्ति एक समय में रेस्ट पे भी हो सकता है, मोशन पे भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है बेटा, ये बात क्लियर हो गई, एकदम क्लियर हो गई। अब जैसे मान लीजिए, आप कल्पना कीजिए कि एक एसी ट्रेन है, बुलेट ट्रेन है जापान वाली, 400 माइल्स पर आवर की रफ्तार से जा रही है, चारों ओर से खिड़की गिरी है, अगल बगल के पैसेंजर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं। लेकिन जैसे खिड़की खोलेंगे तो जो आदमी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में मोशन में है। तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, दे डिपेंड अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रॉम वेयर वी आर मेकिंग द ऑब्जर्वेशन। ये बात क्लियर है कि नहीं, बोलो भाई, बोलो क्लियर है कि नहीं। अब साइक्लोस्टाइल नोट्स है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। हम तो कहते हैं वो भी मत पढ़ा कीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, एक बार ध्यान से एक एक बात को समझ लीजिए और सीधे सवालों पे आइए, इतना टाइम नहीं है। और नहीं तो एग्जैक्टली यही सब बात आपके मैटर में है, एक बार मैटर पलट लीजिए। बात समझ में आ रही ना। और थोड़ा तन के बैठिए, तन के बैठिए, हाँ एकदम आई कांटेक्ट सीधे होना चाहिए हमसे। बात समझ में आ रही ना। अच्छा अब देखिए, रेस्ट ऑफ मोशन बता दिए, और बता दिए कि ये रिलेटिव टर्म है, एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। अब अगली बात देखिए, टाइप्स ऑफ मोशन। अगली बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं, टाइप्स ऑफ मोशन। ये भी 9th 10th में पढ़ाया जाता है। कौन बताएगा, जल्दी हाथ उठाइए, कौन बताएगा, जल्दी हाथ उठाइए, बोलिए। 9th 10th में ही बताया जाता है टाइप्स ऑफ मोशन, कौन बताएगा, बताओ बेटा। टाइप्स ऑफ मोशन नहीं बता पाओगे, चलो बताओ। हाँ ठीक है, यूनिफॉर्म क्या है, नॉन यूनिफॉर्म क्या है। चलिए वेरी गुड, बैठ जाइए। अब ध्यान से देखिए, इधर देखो, एक सीधी सी बात जानिए, आप लोग नए हैं 2 लोग तो मैं बता दे रहा हूं, अगर आप जीरो फिजिक्स भी जानते हैं तो आज से मेरे साथ चल सकते हैं। पास्ट नॉलेज से हमको कोई मतलब नहीं है भाई, पास्ट आपने कहाँ पढ़ा, किस जगह पढ़ा,
कैसा पढ़ा, कितना समझा, आई एम नॉट कंसर्न, आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दैट। मैं आज से शुरुआत से बता रहा हूं, आप लोग शुरुआत से मुझे इस समय फॉलो कर सकते हैं। काइनेमेटिक्स में तो 100%, इसके बाद वाले चैप्टर में वीडियो देखिए, कभी जब रिवीजन होगा तब बातें हो जाएंगी। बात समझ में आ रही ना? हाँ, तो अब से जो मैं बता रहा हूँ वो बताना पड़ेगा। पहले का आप नहीं बता पा रहे हैं तो मैं टॉर्चर नहीं करूंगा, लेकिन अब से जो मैं बता रहा हूं वो तो बताना ही पड़ेगा। जैसे मैंने आपसे क्या क्या बातें बताई, अब से क्या क्या बातें बताई। आज के लेक्चर में सबसे पहले बताया काइनेमेटिक्स क्या होता है, फिर आपको बताया क्या क्या पढ़ना है, ब्रेकअप दिया, फिर आपको बताया 1D के कॉन्सेप्ट्स वही हैं जो आपके 9th-10th के हैं, तीसरी बात बताई। तो 9th-10th भी नहीं अच्छे से पढ़ा तो भी कोई बात नहीं, मैं फिर से बता रहा हूँ, लेकिन अब बताना पड़ेगा, ठीक है ना? तो 1D में क्या क्या आपको पढ़ना है, सबसे पहले रेस्ट एंड मोशन। तो रेस्ट एंड मोशन क्या होता है ये समझाया, फिर रेस्ट और मोशन एक एब्सोल्यूट नहीं, एक रिलेटिव टर्म है, ये समझाया। ये सब बात पूछने बताना पड़ेगा, तभी सवाल लगेगा, जान लीजिए। हाँ, इस जो बातें मैं अब से बता रहा हूँ इसके अलावा किसी बात का भी इस्तेमाल मैं किसी भी सवाल में नहीं करूंगा काइनेमेटिक्स के, लेकिन इतना तो बताना पड़ेगा, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? फिर नेक्स्ट चीज आपको मैंने बताया कि मोशन कितने तरह का होता है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जैसा उस लड़के ने बताया, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, then it is said to be in uniform motion. Whereas when a body does not covers equal distance in equal interval of time, or it covers equal distance in unequal interval of time, then both are the cases of non-uniform motion. बात समझ में आ रही ना? एकदम साफ है आपके दिमाग में? बोलिए, ज्यादातर मोशन आपका क्या होता है बताइए? ज्यादातर मोशन आपका जो होता है यूनिफॉर्म होता है कि नॉन यूनिफॉर्म होता है? नॉन यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि अगर ज़्यादातर मोशन यूनिफॉर्म होगा तब तो कहीं सीधे ऊपर का मोशन ना हो जाए। गाड़ी से आप आ रहे हैं, आगे कोई बैरियर आया तो आप कहें नहीं हम यूनिफॉर्म में चलेंगे, यूनिफॉर्म में ब्लास्ट चलेंगे, तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ज़्यादातर मोशन आपके क्या होते हैं? नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है ना? आप कभी तेज चलते हैं, कभी धीमे चलते हैं, कभी रुकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द मोशन, मोर देन 99% ऑफ द मोशन आर नॉन यूनिफॉर्म। बात समझ में आ रही ना? क्लियर है? अच्छा, अब इसमें हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, ये सब क्लास 9-10 में आप पढ़ चुके हैं, मैंने ओरली आपको समझा दिया। टाइप्स ऑफ मोशन में एक यूनिफॉर्म मोशन होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। अब आपको एक बात मैं और बता दूं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इससे क्या मतलब है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बहुत डिटेल में हम स्टडी करेंगे। किस चैप्टर में? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। किस चैप्टर में स्टडी करेंगे? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना? स्यूडो फोर्स, ठीक है? और ये सारी बात हम स्टडी करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। हाँ, एक बात हमको याद दिला दीजिएगा कि जैसे ही क्लास खत्म हो, सुनिए, तो हमारे पास आईआईटी वाला मॉड्यूल यूनिट एंड डायमेंशन का नहीं है, और किसी भी हालत में मुझे ये चाहिए आज, ठीक है ना? इसको याद दिला दीजिएगा, तो हमने तो भूल जाएंगे, निकलेंगे उस। नहीं, बच्चों तो अपने पास रखेंगे ना, हमको एक नया मॉड्यूल चाहिए। ये मॉड्यूल हमको याद दिला देगा तो हम ले लेंगे, ठीक है ना? भूलिएगा नहीं। जिससे इसका भी डिस्कशन 3-4 दिन बाद, रुक जाइए, इसके प्रॉब्लम्स का भी डिस्कशन 3-4 दिन बाद चालू हो जाएगा, मत करिए ऐसे। अच्छा देखो, इधर देखो बेटा, रुक जाओ, इधर देखिए। अब आपको मैं बता रहा हूँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? जिस फ्रेम से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना? मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया कि अगर ये ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको तो बोलेंगे रेस्ट पे हैं, लेकिन कोई आदमी अगर स्कूटर से या मोटरसाइकिल से सीधे ऐसे जा रहा रोड पर, मान लीजिए दीवार ना होती तो आपको मोशन में कहता। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने से वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ठीक है ना? अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करते हैं तो बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, वेलोसिटी चेंज हो जाता है, एक्सेलरेशन चेंज हो जाता है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? फ्रेम के स्पेसिफिक होती हैं, फ्रेम के स्पेसिफिक होती हैं। बहुत डिटेल में इसके बारे में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना? फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ऐसा फ्रेम जहाँ से हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है? बोलिए, अभी बेसिक्स बता रहे हैं, फिर प्रश्नों पे आएंगे, ठीक है ना? ठीक, बोलो भाई। अब एक छोटी सी बात और देख लीजिए, फिर 2-4 सवाल हम लोग लगा लें। एक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये भी आप लोग क्लास 9-10 में पढ़ते हैं।
जरा इसके बारे में बताइए, कौन बताएगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कौन बताएगा? हाथ उठाइए, कौन बताएगा? सबको उठाना चाहिए बेटा, ऐसे कैसे काम चलेगा? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बीच बीच फर्क नहीं बता सकते हैं? बाकी सबको आ रहा, आप ही को नहीं आ रहा है? 9th 10th में बताया जाता है बेटा। चलो बताओ बेटा, इनको टेस्ट कर लिया जाए पहले, अभी नहीं आए, बताइए। बिल्कुल, बिल्कुल सही। कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है? हम्म, हो सकता है ना? गलत बोल रहे हैं, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, ठीक है ना? उसके बाद बताइए, डिस्प्लेसमेंट तो आपका स्केलर क्वांटिटी है। हाँ, अब सही बोल रही हैं आप, अब आप बैठ जाइए। चलिए, 3 4 बात इन्होंने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में बोली, एक बात थोड़ा घबराहट में गलत बोल गई। आसान सी बात थी, वो पता होगा इनको, लेकिन ये है कि नर्वस थोड़ा सा हो गए, धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाएंगे, ठीक है ना? तो ठीक बोल रही हैं एकदम। इनकी बातों को मैं दोहरा दे रहा हूँ फिर से। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस क्या है? टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय ए बॉडी। अपने मोशन में जो टोटल पाथ लेंथ कोई बॉडी ट्रेवल करती है, उसी को कहेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। बात समझ में आ रही ना? और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट, इसको हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। बात समझ में आ रही बेटा? क्लियर है? बोलो भाई, क्लियर है? अगली बात, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है या ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकता है? डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है या ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकता है? तीसरी बात, डिस्टेंस हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। बात समझ में आ रही ना? ठीक। पांचवी बात, दोनों की यूनिट मीटर है, दोनों की एसआई यूनिट क्या है? मीटर है। बात समझ में आई? उसके बाद छठी बात, और कोई बात है? डिस्टेंस हमेशा स्केलर होता है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट में हमको डायरेक्शन भी चाहिए। बात समझ में आ रही है बेटा? अब इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं इसमें बताएंगे, ये सब 9th 10th में बताया जाता है, मैंने ओरली सब बोल दिया। अब इसको हम लिखेंगे तो पता लगा कि हम 10 मिनट 15 मिनट लिखते ही चले गएंगे, मुंह से मैंने बोल दिया है ना। और साइक्लो स्टाइल नोट्स है, आप लोग देख लीजिए। बात समझ में आई? और कुछ इसमें मोशन इनवर्डी के सारे कॉन्सेप्ट्स वही हैं जो कि आपने क्लास 9th 10th में पढ़े हैं। और ये तो नीट की क्लास है, एडवांस की भी क्लास में सारे सवाल उन्हीं कॉन्सेप्ट से लगेंगे। अभी 2 4 दिन में मैं लोड करूंगा एएलपी के क्वेश्चंस या पास्ट ईयर, इन्हीं कॉन्सेप्ट से आगे पीछे करके लग जाएंगे। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? अच्छा, अब एक छोटी सी बात और देख लीजिए, उसके बाद लगातार हम लोग 15 20 सवाल लगाएंगे, ठीक है ना? छोटी सी सवाल और देख लिए, छोटी सी बात और देख लिए। देखिए, ऐसा है कि एक बात तो यहाँ ये देखिए कि अगर आपको 1 यूनिट टाइम है प्रिपरेशन का, 1 साल प्रिपरेशन का टाइम है, एक बात मैं कह रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो 1 साल में 4/5 समय आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है। इसको एज अ रूल आप अपने दिमाग में बना लीजिए, 4/5 टाइम आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग में जाना चाहिए। बहुत सवाल है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको लगाने हैं और अंडरस्टैंड करके। और 1/5 टाइम आपका किस में जाना चाहिए? थ्योरी में, थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में। और थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में मैंने 1/5 टाइम दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम खराब तरीके से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे, कॉन्सेप्ट हमारे वीक होंगे, हम बात को बिना समझे सवालों पे आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। अच्छे से करेंगे भी और इतने टाइम में ही आएंगे, इतने टाइम के अंदर ही करेंगे। बात समझ में आ रही ना? बात समझ में आ रही है? अच्छे से करेंगे भी और इतने टाइम में ही करेंगे। जैसे मान लिया आपके पास 10 पीरियड है, तो 10 में से कम 8 पीरियड तो प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, इसको आप जान लीजिए। और 2 पीरियड आपका किसके होना चाहिए? थ्योरी के लिए। लेकिन 2 पीरियड में थ्योरी बढ़िया से, ये नहीं कि थ्योरी स्किप करेंगे, अननेसेसरी की बातों पर कम ध्यान देंगे, है ना? और सवाल ही आपको लगाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना? अच्छा, अब आप देखिए
नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो क्या आप लोग समझते हैं कि स्पीड एंड वेलोसिटी मैं आपको फिर से समझाऊं? बोलिए भाई कि इसको स्किप कर दूं? बोलो बेटा। अरे बाप रे बाप, चलिए कोई बात नहीं, एक भी बच्चा कहेगा तो करेंगे ही। स्पीड समझिए, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। ठीक है ना? यूनिट टाइम में चली गई दूरी को ही क्या कहते हैं? चाल। याद आ गया? याद आ गया कि नहीं याद आ गया? और वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी क्या है? विस्थापन पर यूनिट टाइम। बात समझ में आ रही है? स्पीड स्केलर है जबकि वेलोसिटी वेक्टर है। बात समझ में आई? वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दिखाना है, जबकि स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड बताना है। बात समझ में आई? अब नहीं बताना है ना? अच्छा, अब अगली बात देखिए, एक और टर्म आता है कि अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो स्पीड और वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। अगर यूनिफॉर्म मोशन है, देखो बेटा समझ में आ रहा है ना, अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो स्पीड और वेलोसिटी क्या होगी बेटा? कांस्टेंट होगी। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो स्पीड और वेलोसिटी क्या होगी? चेंज करेगी। चेंज करेगी ना बेटा? तो ऐसे केस में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड, औसत चाल। औसत चाल क्या होती है? कुल दूरी, कुल चली गई दूरी डिवाइड बाई कुल समय। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, अगर आप घर से यहां आए, घर से यहां आए तो कुल चली गई तो घर से यहां आए तो हर समय तो आपकी चाल एक समान रहे नहीं रही होगी। ऐसा तो है नहीं कि आप 30-40 किलोमीटर की रफ्तार से मोटरसाइकिल चला रहे थे, 40 में हर जगह चलाए। ऐसा तो नहीं हुआ। कहीं जाम पे आप रुक गए, कहीं आपने स्पीड धीमे कर दी, कहीं 60 पे भी चला लिया। ठीक है ना? गाड़ी वहां पे खड़ा किया, सीढ़ी से चढ़ के पैदल आए, तो आपकी स्पीड डिफरेंट थी। तो अगर आपकी एवरेज स्पीड पूछा जाएगा तो क्या कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस जो आपने चला और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम जो आपने लिया, ये आपकी एवरेज स्पीड होगी। बात समझ में आ रही बेटा? बोलो भाई। सिंपल सिंपल बातें हैं यार, ये सब 9th-10th में बताया जाता है। अब क्लियर है ना? अगर देखिए, सुनिए, आप लोग नए हैं तो आप लोग को बता दे रहे हैं, 99.9% क्लियर होने पर सेटिस्फेक्शन नहीं है हमको। बेसिक्स को आप 100% जब क्लियर आप कह देंगे तभी हम सवालों पे आएंगे। एकदम क्लियर है आपको ये एवरेज स्पीड? हम उस समय पूछेंगे तो फट से बता देंगे एवरेज स्पीड का मतलब ये होता है। हाँ, बता देंगे। एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, बात समझ में आ रही बेटा? अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। बात समझ में आ रही बेटा? बोलो भाई, बोलो। तो ये आपकी एवरेज स्पीड हो गई। और उसके बाद एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है ना? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये एवरेज वेलोसिटी होगी। ठीक है? क्लियर है बेटा? बोलो भाई। अब चलिए, अब अब मैं चल रहा हूं 1 घंटे, आने वाला 1 घंटा। थोड़ी देर से क्लास शुरू हुई थी, इसलिए थोड़ी देर तक जाएगी, थोड़ा सा देर जाएगी। ठीक है ना? आने वाले 1 घंटे में मैं इन्हीं सब बातों पर, जो मैंने अभी डिस्कस किया है, जो बातें आपको बताई हैं, इन्हीं सब बातों पे कम से कम 10 सवाल लगाऊंगा, तब इसको फिर बंद करूंगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से इस चैप्टर का, इस तरह से इस चैप्टर का आज श्री गणेश मेडिकल में हो जाएगा। हाँ जी, श्री गणेश। हाँ, शुरुआत होगी, ये अंत समझ रहे हैं? बताइए। ये गलती ऐसी नहीं है इसका मतलब कि आप अप, अपने सनातन धर्म की बातों को आप बढ़िया से फॉलो नहीं करती हैं। श्री गणेश का मतलब शुरुआत होता है, अंत नहीं होता है। सबसे पहले अपने कल्चर को जानिए। ठीक है ना? तो देखो बेटा, ऐसा है, इधर देखो बेटा, ध्यान से देखो।
अब मैं 10 से 12 सवाल इसके बाद लगाऊंगा और चैप्टर की शुरुआत हो जाएगी। और फिर डेली इसमें करीब 7-8 लेक्चर तो लगेंगे ही लगेंगे, उससे कम नहीं लगेंगे, 10 मान के चलिए, 10 से कम लेक्चर नहीं लगेंगे। 10 लेक्चर में 1.5 घंटे के आपको थोड़ी थोड़ी थ्योरी बता के उससे रिलेवेंट क्वेश्चंस लगा के हम लोग बढ़ते जाएंगे। और जैसे पहले मॉड्यूल कवर किए हैं एनालिटिकल और पास्ट ईयर्स ये सब करते हुए, वो कर लीजिएगा, चैप्टर आपका खत्म। और पक्का इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, आता ही आता है। अगर 50 सवाल नीट के हैं तो समझे 3 सवाल इस चैप्टर से बन जाता है, जो कम बात नहीं, बहुत बड़ी बात है ना। 3-4 सवाल, 3 सवाल एवरेज आ जाता है ना, 3-4 सवाल, ठीक है। तो देखिए अब देखिए मैं क्वेश्चंस पे जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। चलिए, ए ये कह रहा है चलिए, इसके पहले क्या था? अच्छा, इसके पहले वही सब कहानी थी, थ्योरी थी। ये पहला इलिस्ट्रेशन है, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ये पहला इलिस्ट्रेशन है, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। गौर से देखिए, आपको रूल्स पता है, सबको रूल्स पता है। देखिए, कोई भी सवाल सबसे पहले आपके स्क्रीन पे आएगा, स्क्रीन पे आएगा और आपको टाइम मिलेगा उस सवाल का लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन मतलब कैसे प्रोसीड करेंगे। इधर देखो बेटा, इधर देखो, इस तरीका वही है जैसे पहले कर रहे थे हम लोग। सवाल स्क्रीन पे आएगा और आते ही लाइन ऑफ एक्शन यानी कैसे प्रोसीड करेंगे, ये आपको क्लिक करके बता देना, आंसर नहीं निकालना है। अगर आपने लाइन ऑफ एक्शन बता दिया, हाथ नीचे करिए जब कहेंगे तब, लाइन ऑफ एक्शन बता दिया मतलब आप कर लेंगे। अब एक ही संभावना बचती है कि कैलकुलेशन मिस्टेक आप कर जाएं, तो कैलकुलेशन मिस्टेक प्रॉब्लम करते करते आपकी मिनिमाइज होती जाएगी, ठीक है ना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्वेश्चन में क्या होती है कि उसका अप्रोच क्या होगा, उसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, कैसे करेंगे, क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, कैसे करेंगे। इस बात को जो लड़का 2 से 3 सेकंड में डायग्नोस कर लेता है वो सेलेक्ट हो जाता है। 2 से 3 सेकंड में नीट में जिसके दिमाग में एक पिक्चर बन गई, ठीक है ना। सबसे पहले ताजमहल कहाँ बना था? सबसे, फिर देखो, तो नए बच्चों से पूछने दिए, सबसे पहले ताजमहल कहाँ बना था? आप लोग जिससे पूछा जाए वो बताए कहाँ बना था। हाँ हाँ शारजा में बना था। ये तो कहीं दूसरे प्लेनेट से नहीं ना आए हैं आप। ये क्या कहते हैं, यूपी के ही रहने वाले हैं ना। तो ताजमहल शारजा में बना था, तब कहाँ बना था ताजमहल? आगरा में नहीं बना था, सबसे पहले ताजमहल शाहजहां के दिमाग में बना था। जब दिमाग में बना था तब तो वहां बना। बोलिए, सबसे पहले ताजमहल उसके दिमाग में बना था। तो कोई भी क्वेश्चन सबसे पहले आपके माइंड में बनता है, बात समझ में आई। तो हमको वही माइंड बनाना में आपका बनाना है, वो एक दिन में नहीं बनेगा। प्रैक्टिस करते 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 काफी बच्चे ऐसा करने लगे हैं। आईटी वाले में तो कई कर रहे हैं, मेडिकल में भी कर रहे हैं। क्वेश्चन देखते ही बता दे रहे हैं ऐसे होगा, ये आप लोग भी करने लगेंगे 10-12 दिन बाद। या हो सकता है बहुत ब्राइट हो तो कल ही परसों से करने लगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको लाइन ऑफ एक्शन बताइए और उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। बात समझ में आ रही ना। और अगर आप गलत बताएंगे तो उसको हम सही कर देंगे। तो चलिए, ये क्वेश्चन है, कौन बताएगा? हाँ उठाइए। ये क्वेश्चन है, कौन बताएगा? हाँ उठाइए। बस यही इतने लोग बताएंगे, ये इतने लोग, तुम नहीं बता पाओगे? आ नहीं रहा, तुम जूझ नहीं रहे हो। जूझोगे तो आएगा कैसे? नहीं, कौन सा कठिन है, आप नहीं बता पाएंगी? चलो बेटा बताओ, पीछे से खड़े हो, हाँ बताओ। हाँ देखो, ये कैसे जा रहा है सर? हाँ हाँ बताओ बताओ, बोलते रहो बोलते रहो, बोलते रहो बोलते रहो, क्वेश्चन बोलते रहो। हाँ 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 बताओ बताओ बताओ। हम्म
हम्म। हाँ तो बताइए क्या आंसर आएगा, मुझे वानी बताइए। अरे ठीक है, मुंह सही बता, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, बैठ जाइए। ठीक बता रही हैं, बैठ जाइए बैठ जाइए। बैठिए। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। देखो कोई भी न्यूमेरिकल होता है, चूंकि पहला दिन है आप लोग का, इसलिए थोड़ा सा मैं आप लोग को यहाँ पे वो कर दूं, क्या कहते हैं, ओरिएंट कर दूं। कोई भी न्यूमेरिकल होता है वो किससे, कैसे सॉल्व होता है, थ्योरी से, बेसिक्स से। थ्योरी या बेसिक्स से कोई भी सवाल इसी से सॉल्व होता है। किसी भी सवाल में कुछ पार्ट दिया होता है और कुछ पार्ट पूछ रहा होता है। इधर देखिए, कुछ पार्ट दिया होता है और कुछ पार्ट पूछ रहा होता है। आपको इंग्लिश सबको आती ही है, इंग्लिश आती है, आपको बस ये डायग्नोस करना है कि क्या दिया है क्या पूछ रहा है, ठीक है ना। और फिर रिलेवेंट कॉन्सेप्ट को लगा के कैसे करेंगे, ये बात आपके दिमाग में तुरंत बन जानी चाहिए। तो क्वेश्चन को देखिए, गौर से पढ़िए। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, गोज अलोंग द एक्स एक्सिस। जैसे मान लीजिए एक कार्टेशियन सिस्टम ऐसे मानिए, एक कार्टेशियन सिस्टम ऐसे मानिए, ऐसे माना कार्टेशियन सिस्टम, ये 0 0 है, ये क्या है 0 0, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, और ये -10 है, ये -20 है, और ये -30 है। ये बात तो आप सब लोग समझ गए। कार्टेशियन सिस्टम तो आप एज्यूम कर सकते हैं, सब लोग समझ गए, बोलो भाई क्लियर है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब न्यूमेरिकल में जो जो दिया है उसको बहुत गौर से देखिए। एक पार्टिकल स्टार्ट कर रही है ओरिजिन से, यानी यहां से स्टार्ट कर रही है, और एक्स एक्सिस की ओर जा रही है 20 मीटर और 0 तक, यानी कि इस पॉइंट तक जा रही है। कितनी जा रही है, ये 20 m0 है, ये 20 m0 पॉइंट यहां है। तो पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट करके इतनी दूरी तक जा रही है। बात समझ में आ रही है, बोलो भाई, सबको समझ में आया, समझ में आया। उसके बाद क्या कर रही है, एंड देन रिटर्न्स अलोंग द सेम लाइन टू द पॉइंट दिस। फिर इसी लाइन के अलोंग, लाइन नहीं चेंज कर रही है, मोशन इन 1D कर रही है, मोशन 1D के सवाल लगवा रहे हैं ना। फिर कह रही है कि इसी लाइन के अलोंग वो लौट आती है और -20 m0 तक पहुंच जाती है, एंड देन रिटर्न्स अलोंग द सेम लाइन टू द पॉइंट दिस। यहां तक की बात समझ में आ गई, बोलो भाई। अब आपसे पूछ रहा है, इतनी बात तो गिवन है, इसके पहले तक की बात क्या है, गिवन है। हर न्यूमेरिकल में कुछ ना कुछ गिवन होता है और कुछ ना कुछ आस्क्ड होता है। आज बहुत गर्मी है, कुछ ना कुछ गिवन होता है और कुछ ना कुछ आस्क्ड होता है। इसी उसी एकदम इनफेक्टिव हो गया है, क्यों कि हमें को लग रहा है कि सबको लग रही है। अच्छा आज ज्यादा है ना। अच्छा अब देखिए, कुछ पार्ट दिया होता है, कुछ पार्ट पूछ रहा होता है। बात समझ में आ रही ना। अब इसमें पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द ट्रिप। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द ट्रिप। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द, देखा ई का हो रहा है, ई का हो गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द ट्रिप। देखो ये क्या हो रहा है, व्हाइट बोर्ड पे क्लिक करें। देखिए ये नहीं, यही गड़बड़ था, इसी की वजह से दिक्कत थी। चलिए, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द ट्रिप, यही पूछ रहा है ना। तो चलिए अभी फिर से लोड करना पड़ेगा। चलिए ठीक है तो अभी हम बता दे रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, और इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन कर देते हैं। और जो लोग नए हैं वो लोग पुराना, बार बार मैं कह रहा हूँ, पहले वीडियो से चुपचाप कान में लगा के कॉपी कलम लेकर, कॉपी कलम ले लीजिए और शांत जगह, ये नहीं कि वीडियो लगाए हैं और सामने आईपीएल चल रहा है, या वीडियो लगाए हैं 10 लोग अगल बगल बैठ के खाना खा रहे हैं ऐसे। हाँ तो वो ख़त्म हो गया। एक बात एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना, कि वो मत करिएगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। कान में लगाइए, कमरा बोल्ड करिए, शांत जगह बैठिए, कलम लीजिए और क्या लीजिए, रफ लीजिए, और सुनिए। और जहां आपको लगे कि ये बात नहीं समझ में आई, वहां पॉज कर दीजिए, थोड़ा सा बैक जाके फिर सुनिए।
जैसे कोई क्वेश्चन आए तो तुरंत मेरे सोल्यूशन को मत देखिए, पॉज करके पहले उसमें दिमाग लगाइए कि इसको हम कैसे करेंगे। जब नहीं समझ में आता है तो फिर मेरे सोल्यूशन को देखकर आइडियाज बनाइए। बात समझ में आई? ऐसे ऐसे करके आप वीडियोस देखिए और यहाँ से आप फ्रेश मेरे साथ ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से तो सब बात बताएंगे, है ना। अब पुराने 2 चैप्टर छूट गए हैं, 2 यूनिट छूट गए हैं, उसको आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। कर लीजिए, बात खत्म। अच्छा, अब देखिए ये सवाल हो रहा था, तो इस सवाल में क्या था, ये सवाल हो रहा था, तो इस सवाल में क्या था, मैंने आपको बताया था कि पार्ट ओरिजिन ये है, ओरिजिन 0 0 ये मानिए, तो एक पार्टिकल पहले कहाँ जाती है, +20 0 तक, और फिर वहां से कहाँ आती है, -20 0 तक। यही ना बोल रहा है बेटा क्वेश्चन में। तो +20 0 तक यानी ये दूरी, और -20 दूरी उसी लाइन में -20 0 यानी कि ये दूरी ऐसे आती है। तो अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो कौन बताएगा, बता देंगे, हैं, बता देंगे? तो बताइए, खड़े होकर बताइए फट से। नहीं नहीं, अपनी हिम्मत बढ़ाइए, एकदम भड़ास खोलिए। टोटल डिस्टेंस आपके अनुसार क्या है, कितना है बोलिए? 40? 40? आपके अनुसार टोटल डिस्टेंस 40 है, हैं? वैसे तो 0 होगा डिस्टेंस, आपके अनुसार डिस्टेंस ट्रेवल 40 मीटर है, आपके अनुसार डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है बोलिए? आपके अनुसार डिस्प्लेसमेंट क्या है बोलिए, मत बोलिए बीच में, उसको आज नहीं है ना, तो मौका दिया जा रहा है। आंसर तो बाकी लोग दे ही देंगे धीरे धीरे। वो भी लड़की ठीक है पढ़ने में, देखने से लग रहा है बातचीत से, लेकिन अभी थोड़ा घबरा रही है। बताओ, डिस्प्लेसमेंट -20 मीटर हो जाएगा और डिस्टेंस 40 मीटर, यही कह रहे हैं ना आप, हैं? बोलो भाई, सही बोल रही है ये? बैठ जाइए। डिस्प्लेसमेंट तो ये सही बता रही हैं, डिस्प्लेसमेंट तो सही बता रही है, -20 मीटर यहां से लेके -20, लेकिन डिस्टेंस कितना है, पहले ऐसे गया और फिर यहां से ऐसे गया, तो 20 + 40 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 20 = 60 मीटर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है बेटा? बोलो बेटा, ये क्लियर है? घबराइए नहीं, अभी जो नया है उसको अभी हम खड़ा कर रहे हैं जिससे वो डिसेंसिटाइज हो जाए माहौल के साथ। ये लोग तो यूज टू हैं, फटाफट जवाब दे रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, क्या देखो फिर से बता रहे हैं, देखो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, यहां से यहां गया 20, फिर यहां से यहां गया 40, हाँ तो 20 + 40 क्या होगा बोलो बेटा? 60। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, डिस्प्लेसमेंट 0, और फिर यहां से यहां गया तो डिस्प्लेसमेंट -20। बात समझ में आ रही है? बोलो, बोलो भाई। हाँ, कोई डाउट मत रखिएगा, मेरे साथ किसी भी प्रश्न में डाउट मत रखिएगा। और 99% समझदारी पर मेरा काम नहीं चलता है, मेरा काम 100% समझदारी पे। आपको चैप्टर 100% समझ में आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? बोलो भाई, क्लियर है? अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो बेटा, ये क्वेश्चन कौन बताएगा जरा बताइए, कौन बताएगा? तुम नहीं बता पाओगे जी? तुम नहीं बता पाओगे तो हाथ क्यों नहीं उठा रहे हो? न्योता जाएगा, एक कार्ड छपवा के भेजिए इनके नाम। क्या नाम है तुम्हारा? कार्ड छपवा के भेजिए, श्रीमान फलाने महोदय, कृपया जब प्रश्न पूछा जाए तो हाथ उठाया कीजिए जब आता हो। तो हाथवा तो उठाइए, हम जानेंगे तो सही कितने बच्चे जान ले कितना नहीं जाने। आप कर पाएंगे भाई? हैं? आप कर पाएंगी? बताइए। अ कार मूव फ्रॉम ओ टू डी अलोंग द पाथ दिस, ओ से डी तक जाती है इस पाथ के अलोंग, इस पाथ के अलोंग शोन इन फिगर, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड इट्स नेट डिस्प्लेसमेंट। बताइए डिस्टेंस कैसे निकालिएगा? टोटल डिस्टेंस होगा 8 4 12, 12 4 16, 17, बिल्कुल सही बोल रही हैं। डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा? 17 किलोमीटर, इसको ऐड कर लेंगे, ये तो सही बोल रही हैं।
लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे बताइए, बताइए कैसे निकालेंगे, बोलो भाई, बताइए महोदय। मतलब ये सब भी सॉल्व करोगे, मुझे वहीं नहीं बोलोगे। अच्छा, ओ से डी की तरफ ये लाइन डिस्प्लेसमेंट होगी, ये लाइन डिस्प्लेसमेंट होगी, तो इस डिस्प्लेसमेंट को निकालेंगे कैसे? चलो बेटा बताओ, बताओ खट से, वहीं बैठा करो तुम, हाँ बताओ कैसे? हाँ चलो लगा लोगी, बैठ जाओ लगा लोगी, बिल्कुल सही बोल रही है लड़की। सबसे पहले यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, क्या करेंगे? प, रुको, ये बीच में नहीं बोलो भाई, ये परपेंडिकुलर डालेंगे, ये परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना है 8 किलोमीटर, और ये पूरा डिस्टेंस कितना है 4 किलोमीटर, तो ये पूरा डिस्टेंस 4 किलोमीटर होगा, होगा कि नहीं होगा? बोलो जी। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 किलोमीटर हो जाएगा, पूरा 8 है और ये 4 हो गया, तो ये 4 हो जाएगा, हो जाएगा। बोलो भाई, देखो जितना तेज सवाल लगाओगे उतना ज्यादा सवाल मैं लगवा दूंगा। अगर तुम 100% नहीं समझोगे तो मैं फिर से बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा, बिना समझाए जाऊंगा नहीं आगे। लेकिन अगर तुम लोग तेज करोगे तो मैं ज्यादा ज्यादा सवाल लगवा दूंगा, और अल्टीमेट लेवल जो सवाल